morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 9 science chapter number 14 and it is the fourth part of this chapter. Today I am going to explain the greenhouse effect. So what is the means of the greenhouse effect? We are going to study here. Gases like carbon dioxide, methane and the chlorofluorocarbon traps the heat radiation by the earth and prevents the escape of heat from the earth. The increase of the presence of these gases in the atmosphere causes increase in the temperature of the atmosphere. This is called the greenhouse effect. Greenhouse effect can cause melting of polar ice, increase in sea levels and the flooding of coastal areas and the submerging of आइसलैंड. तो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिर है क्या? देखिए बात को समझिए. ये जो तीन गैसेस के नाम है आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए. एक कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFCS से डिनोट करते हैं. ये जो तीनों गैसेस होती हैं बेटे, जो एटमॉस्फेयर के अंदर ने क्या कर रखा है, एज अ ब्लैंकेट हमारे अर्थ को इस तरीके से कवर कर रखा है ना. ये जो तीनों गैसेस होती हैं वो इस तरीके से यहाँ पर कवर कर लिया है इसने. अब क्या होता है बेटा कि जो सन की जो रेडिएशंस है ना, वो तो अंदर आ रही हैं और उसके बाद में क्या होता है कि जब गर्मी का टाइम होता है तो क्या होता है कि बहुत से धूप होने से ये जो ज़मीन है वो भी गर्म हो जाती है. तो ये गर्म होने के बाद में क्या हमें गर्म लगती है ना, वो दैट मीन्स कि अब वो भी हीटेड हो गई है ना. तो ये अंदर की तरफ जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो सनलाइट आ रही है सन से, उसकी वजह से तो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ ही है. नेक्स्ट टेम्परेचर कौन सा इंक्रीज़ हो रहा है कि जब ये सरफेस गर्म हो जाती है, अर्थ की सरफेस गर्म हो जाती है, तो ये भी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में लग जाती है. आया समझ में? तो दो तरफ से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. एक तो सनलाइट जो आ रही है उसकी वजह से है ना, और यूवी रेडिएशंस वगैरह जो आ रही हैं, तो वो हो गया. और नेक्स्ट क्या हो गया कि जब सरफेस है वही गर्म हो गई है, तो उसकी वजह से भी जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा तेज गर्म हो जाता है. यही वजह होती है कि डेजर्ट एरिया जो होता है वहाँ का टेम्परेचर गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो अब ये जो तीनों गैसेस होती हैं ये क्या करती हैं कि ये जो टेम्परेचर जो ज़्यादा हो रहा है तो इसको वापस से बाहर नहीं जाने देती है, एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जाने देती है. इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो नीचे वाला जो एरिया है यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो इस इफ़ेक्ट को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. समझे? इसे हम क्या कहते हैं बेटे? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. और इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से क्या होता है कि एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरा टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से जो पोलर आइज होती है, यानी कि ध्रुवों के ऊपर जो हमारे पास नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, उनके ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है वो मेल्ट होने लगी है. ओके. अब उनसे क्या होगा कि उसके मेल्ट होने की वजह से जो समुद्र के पानी का लेवल है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है. ठीक है. तो सी लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है. अब सी लेवल ज़्यादा होगा तो उससे क्या इफेक्ट आएगा बेटा? हम समझ ही सकते हैं कि जो हमारा ज़मीन है वो तो यहाँ पर है ना. ये वाला एरिया तो हमारी सरफेस का हो गया, अर्थ की सरफेस का हो गया. और यहाँ पर जो सी लेवल है अगर ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ आएगा और इसकी वजह से क्या होगा कि पानी जो है वो ज़मीन की तरफ आएगा. और इससे जो मेन इफेक्ट है वो क्या होगा कि बाढ़ आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. तो अभी हम देखते हैं लास्ट 5 to 10 ईयर से कितने ज़्यादा केसेस हम देखते हैं कि है ना, नदी की वजह से या समुद्र के पानी जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है, तूफान आ रहा है, उसकी वजह से जो बाढ़ है वो बहुत ज़्यादा आने लगी है लास्ट 10 ईयर्स में. तो वो क्यों हो रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया है. तो इसके पीछे हम ओजोन लेयर की भी बात कर रहे हैं अभी इसके साथ में, कि हमने सुना है कि ओजोन लेयर के अंदर एक होल हो गया है ना. तो ओजोन लेयर क्या है, पहले हम उसकी स्टडी कर लेते हैं. ओजोन मॉलिक्यूल्स contain 3 atoms of oxygen O3. It is present in the upper layer of the atmosphere. It is the poisonous gas. It protects the earth from the harmful ultraviolet radiation from the sun, which is harmful of the living organism. The ozone layer is being damaged by carbon compounds like chlorofluorocarbons. To prevent the damage of the ozone layer, the use of the CFCs is being reduced. तो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी मैंने एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओजोन लेयर. अब तो समझिए ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं ये टॉपिक. ओजोन लेयर क्या है बेटा कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2. और जब ये O2
2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है O प्लस O में। तो यहाँ कोई O2 का एक मॉलिक्यूल तो है नहीं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 21% है। तो ये जब O2 किसी मोनोऑक्साइड से मिलती है तो क्या बन रहा है, O3 बन रहा है। और ये जो O3 है ये आपस में मिलकर जो लेयर बना रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उस लेयर को हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो ओजोन लेयर है बेटा, उस ओजोन लेयर के अंदर हम अर्थ के ऊपर जो इतना ज़्यादा एयर कंडीशनर काम में ले रहे हैं, इतना ज़्यादा फ्रिज काम में ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एक गैस बहुत ज़्यादा काम में ली जाती है वो कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS जो है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो क्या करते हैं, इस लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो गया, इसमें होल हो गया है। उस होल की वजह से हमें क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उस होल की वजह से इफ़ेक्ट ये हो रहा है बेटे कि जो सन से हमें सनलाइट के साथ में और क्या मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेजेस मिल रही हैं, जो कि हमारे काम की नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो ये जो मान लीजिए ये इसके अंदर यहाँ पर एक होल हो गया है, ये यहाँ पर एक होल हो गया। इस होल की वजह से क्या होगा बेटा कि ये जो रेडिएशंस हैं ये डायरेक्ट अंदर की तरफ आ रही है यहाँ पर, और अर्थ पे यहाँ अर्थ के ऊपर जो लोग रह रहे हैं ये अल्ट्रावायलेट रेजेस जो हैं वो उनको इफ़ेक्ट करने लगी हैं, है ना। वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक हैं। और इसकी वजह से अब नुकसान क्या हो रहा है, इसकी वजह से स्किन कैंसर के जो केसेस हो रहे हैं वो लास्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, स्किन कैंसर हो रहा है, या स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है। तो ये जो एलर्जी जो है, स्किन एलर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसके अलावा बहुत सारा जो हम ये कह सकते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अल्ट्रावायलेट रेजेस की वजह से क्रिएट होती हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है कि ओजोन लेयर के अंदर जो होल हो गया है उसकी वजह से। तो ये समझ में आया आपके, एक हमारे पास ओजोन लेयर का टॉपिक हो गया, और दूसरा भी हमने स्टडी कराया है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, कि किस तरीके से जो मानव है, जो ह्यूमन बीइंग है, अपने यूज़ के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कर रहा है ना, और मीथेन का यूज़ कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी अर्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बायो डायग्राम मैंने आपको शो करा है कि अर्थ पे इस तरीके से जो लेयर्स हैं वो हैं, और यहाँ पर ये जो लेयर है इसे हमने नाम दिया है ओजोन लेयर, और इसी की मैंने स्टडी आपको कराई है। यहाँ पर देखिए सन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट रेजेस जो हैं वो आ रही हैं, और यहाँ पर आपको बताया है कि किस तरीके ये जो होल वाली हम लोग बात कर रहे हैं वो यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में एक मिनरल रिसोर्सेज है, मैं उसके बारे में स्टडी करा रही हूँ आपको कि मिनरल रिसोर्सेज क्या है। फर्स्ट डेफिनेशन है कि मिनरल्स प्रोवाइड द मटेरियल यूज टू मेक अ मोस्ट ऑफ द थिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बेस्ड सोसाइटी, रोड्स, कार, फिर कंप्यूटर्स एंड द फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। तो ये क्या है, जैसे अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड्स के अंदर स्टडी करी थी, हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि अर्थ की जो सरफेस है ना, वहाँ तो मिनरल्स है ही, और इसके अलावा जितना हम अर्थ में नीचे की तरफ चलते हैं, ज़मीन में जितना हम नीचे की तरफ जाएं, उतने ज़्यादा हमें मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेबल हैं। तो वो कहाँ से बेनिफिटेबल है, या तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उनका यूज़ किया जा रहा है, या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी के अंदर उनका यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से मिनरल्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, जो कि हमें अर्थ सरफेस से और इनसाइड ऑफ द अर्थ हमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द मिनरल्स, कौन कौन से हैं। मिनरल्स इज जनरल हैव बीन कैटेगराइज इनटू 3 केसेस, फ्यूल, मेटेलिक एंड द नॉन मेटेलिक। फ्यूल
minerals like a coal, oil and the natural gas and has been given a prime importance as they account for nearly 87% of the value of the minerals projection, whereas the metallic and the non-metallic constitute the 6 to 7%. अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जो है बेटा वो 3 पार्ट्स के अंदर हमें मिल रहे हैं, 3 टाइप्स के अंदर मिल रहे हैं। फर्स्ट तो कौन सा हो गया, फर्स्ट तो हो गया हमारे पास में कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, ये वाले हो गए। दूसरा और नेचुरल गैस हो गया। दूसरा हमारे पास में हो गया मेटेलिक और थर्ड हो गया हमारे पास में नॉन मेटेलिक, यानी बहुत तरीके के जो मेटल्स हैं वो हमें अर्थ से मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको लिस्ट बता रखी है कि फ्यूल मिनरल्स के अंदर आपके पास में नेचुरल गैस है, ऑयल है और देन कोल है। इसके बाद में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर मेटल्स बता दिए मैंने आपको, नॉन मेटल बता दिए। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है ये आज फिनिश हुआ है। आई होप कि आपको ये सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है बेटा, ये चैप्टर हमें सिखाता है सेव नेचर टू लिव हैप्पी इफ़ वी वांट टू लिव हैप्पी, और न ही केवल हम ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, यदि हम चाहें कि वो हमेशा खुश रहें और जिन प्राकृतिक संसाधनों का हम काम में ले रहे हैं, वाटर है, मिनरल्स हैं और सॉइल है, इसके अलावा फॉरेस्ट है, तो जिनका यूज़ हम कर रहे हैं बेटे, हमारी आने वाली जनरेशन को भी यदि साफ़ पानी मिलना चाहिए तो हमें क्या करना है, और हमें उन मिनरल्स को सेव करना है। हमें कम से कम काम में लेना है, जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह है, इन्हें कम से कम काम में लें हम। और क्या करें, पानी को हमेशा साफ़ रखें, उसमें जो प्रदूषण है वो ना करें, गंदगी जो है वो ना डालें। इसके अलावा जो रेन वाटर हमारे पास आ रहा है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उसे हम सेव करें। तो इस तरीके के अगर मेथड हमने आज काम में लिए तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है बेटा वो हैप्पी रह सकेगी। तो यहाँ पर मैसेज ये देता है ये चैप्टर हमें, सेव नेचर टू लिव हैप्पी। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटे।